एक बार हमको भी रिवाइज करा दो, एक बार हमको भी रिवाइज करा दो, थोड़ा सा हम भी सीख लें। क्या क्या पढ़ा था? पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर कौन है? उज्जवल। उज्जवल लास्ट क्लास आए थे, स्टार्ट भी जीत। हाँ उज्जवल। सर एग्रीमेंट सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या पढ़ा था हमने? सर एग्रीमेंट में मतलब सर ये होता है कि सर जैसे सर एग्रीमेंट का मतलब ये होता है सर ऑफर प्लस लीगल प्लस पॉसिबल सर। ऑफर प्लस लीगल प्लस पॉसिबल। पॉसिबल। ठीक है, कितने ऑफर होने चाहिए? क्यों? सर 2 ऑफर में चाहिए। 2 ऑफर होने चाहिए और 2 कंसिडरेशन। 2 एक्सेप्टेंस। 2 ऑफर और 2 एक्सेप्टेंस। ऑफर 1, हाँ समझो सर। हमने तुमको ऑफर दिया लैपटॉप लेने का, तुमने एक्सेप्ट किया लैपटॉप लेना है, तो ये हुआ एक्सेप्टेंस, पहला एक्सेप्टेंस। फिर ऑफर 2, ऑफर 2 क्या? तुमने हमको ऑफर दिया कि भाई हम तुम्हें इसके बदले 50,000 रुपए देंगे, और वो हमने एक्सेप्ट यस किया, तो एक्सेप्टेंस 2 प्लस पॉसिबल होना चाहिए प्लस लीगल होना चाहिए। पॉसिबल क्या होना चाहिए तुम्हारा? क्या क्या पॉसिबल होना चाहिए? क्यों निकिता? ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। लीगल क्या क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। बहुत बढ़िया। हमने जहां पर ये पढ़ा था ना, उसमें पॉसिबल में एक चीज और ऐड कर लेना, ये हम तुम लोग को बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अब एक जगह डेटा बना रहे हो, नोट्स तो बना लो, यहाँ लिख लो परफॉर्मेंस। पॉसिबल में लिख लो परफॉर्मेंस। मतलब 3 चीजें होनी चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए। क्या है परफॉर्मेंस, क्या पॉसिबल परफॉर्मेंस है, ये सब अभी थोड़ा सा आगे जाके बताएंगे। मुझे नोट्स लिख रहे हो तो वहां पर ये भी चीज लिख लो, कि जब वापस से रिवाइज करने बैठोगे और तब तो लीगल पता में भी होगा? होगा। नहीं, अब सिर्फ पॉसिबल में। ठीक है, इतना याद है सबको? फिर हमने क्या पढ़ा था? पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ा था, फिर एग्रीमेंट की मीनिंग पढ़ी थी, उसके बाद सेक्शंस पढ़े थे कि एक्ट को जब हम लोग पॉइंट में नहीं कह सकते हैं तो उसको सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में डिवाइड करते हैं। सेक्शन 1 में डिविजल हो जाता है। ठीक है, और बोलते रहो। सेक्शन 1 में होता है एग्जांपल कि बताइए। कहाँ एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 में होता है उसकी डेफिनेशन एक्ट की दी जाती है, इंट्रो होता है और सर। फिर ऑफर और पहले सेक्शन में प्रपोजल इंट्रो की होता है। डेफिनेशन है। पहले सेक्शन में इंट्रो होता है, फिर सेक्शन 2 में डेफिनेशन होता है। चलो ठीक है, और क्या बताया था उमेश? और प्रपोजल और ऑफर की डेफिनेशन। और आगे थर्ड नंबर का पूछा तो नहीं जाए थे सर, आप बोले कल बताएंगे। हाँ, अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ाई थी वो उमेश रिवाइज करा दो तुम। क्या डेफिनेशन, किस चीज की डेफिनेशन पढ़ाई थी हमने? तो किस सर उसकी प्रपोजल की? हाँ, ऑफर किया प्रपोजल की। ठीक है, क्या डेफिनेशन थी इसकी? सर प्रपोजल की? हाँ, एक मिनट बोलो। बुक बिना पलटे बोल रहे हैं, बिना बुक पलटे। सर बिना बुक पढ़ के बोलना सर, अभी याद नहीं किए। चलो कोई नहीं, कोशिश करो। अच्छा, किसको कुछ भी याद है? किसी और को? जिसको जितना याद है उतना बताओ। मुझे याद है थोड़ा बहुत। हाँ बताओ निकिता। Offer means when one person signifies to the other with his willingness to do something or do any task or to abstain. बस इतना ही पता है। और to abstain के abstain आगे from मुझे doing। समझ नहीं आया था। अच्छा, और टू abstain from doing। चलो और पढ़ते हैं। प्रपोजल ऑब्लिक ऑफर, डेफिनेशन कहाँ दी है? सेक्शन 2A में। हमने क्या पढ़ा था? when one person signifies to another
दो लोग होना जरूरी है, एक हम थे एक उमेश था, हम लैपटॉप बेच रहे थे उमेश को, तो एक पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, मेरी विलिंगनेस थी कि तुम हमसे लैपटॉप परचेज करो, तुम हमसे लैपटॉप खरीदो, हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का क्या एग्जांपल दिया था हमने, हम और निकिता कोचिंग चलाते हैं, हमने निकिता से कहा तुम मेरी जगह पे कोचिंग नहीं चलाओगे, हम तुम्हारी जगह पे आके कोचिंग नहीं चलाएंगे, हम हजरतगंज में नहीं आके कोचिंग अपनी ब्रांच खोलेंगे, तुम निशातगंज में आके ब्रांच नहीं खोलोगे। और टू abstain from doing with a view to obtaining the assent of that other, with a view to obtaining assent मतलब क्या था कि हम चाहते हैं कि दूसरा बंदा हाँ करे, हम जब उससे कह रहे हैं कि लैपटॉप खरीदो तो हम चाह रहे हैं कि वो हाँ करे, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बस बोल रहे हैं कि हम तुम्हें लैपटॉप बेच रहे हैं, आई एम विलिंग कि तुम भाई हमसे लैपटॉप परचेज करो, मैं बहुत ही अच्छे से पूछ रहा हूँ क्या मुझसे लैपटॉप खरीदोगे, अगर हम पूछ रहे हैं क्या मुझसे लैपटॉप खरीदोगे मतलब हम चाह रहे हैं कि तुम हमसे लैपटॉप बाय करो। of that other to such act or abstinence, abstinence is same, abstain from doing anything वाला, he is said to make a proposal। एक बार एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के इसमें पढ़ते हैं अच्छे से। Analysis of the above definition, essentials of a proposal public offer are, पहला, the person making the proposal or offer is called the promiser or offerer। ये हम लोगों ने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, जो ऑफर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? यस सर, जो ऑफर कर रहा होता है उसको प्रोमाइसर कहते हैं और जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा होता है उसे प्रोमाइसी कहते हैं। जो ऑफर कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉमिसर। और जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा होता है उसको कहते हैं प्रोमिसी। इसको लिख लो ऐसे। आज आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, या आपको कोई, मुझे नहीं है। बाकी लोग को एको भी हो रही है क्या? नो सर। आ रही है सर। एको तो नहीं हो रही है आवाज? नहीं सर। निकिता एक बार अपना जरा देखना, अभी आ रही नहीं आ रही निकिता? हाँ अब आ रही है, क्लियर है। और जो ऑफर आज थोड़ा एक्सेप्ट सा कर, मौसम भी अच्छा नहीं है ना। हाँ, जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रॉमिसी। क्लियर है? ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। यस। चलो, जैसे यहाँ पर है ना, when one person signifies to another, तो जो पहला पर्सन है जो सिग्निफाई कर रहा है वो क्या होता है? प्रॉमिसर। और जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल उसको क्या कहते हैं? प्रॉमिसी। चलो बढ़िया। यहां पर प्रॉमिसर के आगे इसको और क्या कहते हैं? द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया जा रहा है। प्रॉमिसी को और क्या कहते हैं? ऑफरी। और प्रॉमिसर को और क्या कहते हैं? ऑफरर। अलग नाम है, जैसे ऑफर, ऑफर का दूसरा नाम प्रपोजल है, वैसे प्रॉमिसर का दूसरा नाम ऑफरर, प्रॉमिसी का दूसरा नाम ऑफरी। ऑफरी। ठीक है, एक अभी के लिए नाम ऐड कर लो। अच्छा एक बात बताओ, जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम और क्या कह सकते हैं? प्रॉमिसी हो गया, ऑफरी हो गया। अच्छा उसको एक्सेप्टर कहेंगे या एक्सेप्टी कहेंगे? जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, सर जो एक्सेप्ट ही एक्सेप्ट होगा कर रहे हैं था। उसे एक्सेप्टी सर। नहीं एक्सेप्टर कहेंगे। जो ऑफर एक्सेप्टर। जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या कहेंगे? एक्सेप्टी। सॉरी एक्सेप्टर, एक्सेप्टी मुंह से निकल गया। एक्सेप्टर, जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, मैं ऑफर तुम्हारा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने उमेश को लैपटॉप बेचा और लैपटॉप का ऑफर एक्सेप्ट कौन कर रहा है? उमेश एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो इंसान एक्सेप्ट तो कर सर रहा है, जो दे रहा है वो उसको क्या कहेंगे? जो ऑफर दे रहा एक्सेप्टी, है। उसको दे रहा है वो कुछ नहीं वैसे कहते हैं, लेकिन अगर तुम बोलना चाहो तो एक्सेप्टी बोल सकते हो, लेकिन आज सच उसको समझ नहीं गए। बोलते हैं, उसको ऑफरर ही बोलते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस उससे रिलेटेड नहीं है। एक्सेप्टेंस उससे रिलेटेड है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। जो ऑफर दे रहा है उससे एक्सेप्टेंस से ऐसा कुछ लेना देना है ही नहीं, तो इसलिए उसका एक्सेप्ट वाले में नाम आता ही नहीं है। जो एक्सेप्ट कर रहा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम एक्सेप्टर हैं। नॉर्मल इंग्लिश सोचो तो यही आएगा तुम्हारे मन में,
कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ clear सर। है ना? ठीक, ये लिख लेना 3 वर्ड्स। ठीक, नीचे आते हैं सेकंड पॉइंट। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अच्छा, जैसे कि हमारे और एग्जांपल्स पढ़ते हैं, सही, बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफरर। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि विलिंगनेस होनी चाहिए, मेरे अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम उमेश को लैपटॉप बेच रहे हैं। एग्जांपल, पहला एग्जांपल, ए इज विलिंग टू सेल हिज गुड एट सर्टेन प्राइस टू बी। हर्ष इज विलिंग टू सेल हिज लैपटॉप टू उमेश एट अ सर्टेन प्राइस। ऐसा नहीं कि हम बस जाके बोल दे रहे हैं कि हमें लैपटॉप बेचना है। भाई हम तुमसे बात कर रहे हैं कि क्या मेरा लैपटॉप खरीदोगे, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि तुम इसको एक्सेप्ट करो। दूसरा क्या है, ए इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन अ कंपटीशन इफ बी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। अगर हमको उमेश क्या बोलते हैं आज 1 लाख रुपए देगा तो हम इस शो में नाचेंगे नहीं, ठीक है। उमेश कह रहा है कि इस शो में मत नाचिए, हम नहीं नाचेंगे। और उमेश कह रहे तो वो हो जाता है नॉट टू डू समथिंग। उमेश कह रहे सर इस फंक्शन में जाके डांस करिए, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए देंगे, तो हम डांस कर लेंगे। वो हो गया टू डू समथिंग। डांस करना इज टू डू समथिंग, डांस ना करना इज नॉट टू डू समथिंग। क्लियर है? ये हम लोगों ने पढ़ा था। बस फर्क क्या है, उमेश जब आ रहा है मेरे पास तो मुझसे कह रहा है कि सर अगर आप इस फंक्शन में डांस करेंगे तो हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। वो ये नहीं कह रहा कि जो भी इस फंक्शन में डांस करेगा उसको 10 लाख रुपए देंगे। वो मेरे पास आके कह रहा है कि सर अगर आप करेंगे तो हम इसको आपको 10 लाख रुपए देंगे। इसको बोलते हैं ऑफर। जब आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे हो और उसको विलिंगनेस है आपके अंदर कि वो इंसान करे, ठीक है। चलो, तो यहां पर अपने पहले आ जाते हैं, पहले सारे पॉइंट्स कर लेते हैं, ठीक। फिर थर्ड पॉइंट, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। सेकंड पॉइंट फिर से बता दीजिए। एक बार हम लोग सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर वापस हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके। The willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. ये सब पॉइंट हम एक्चुअली में लास्ट क्लास में थोड़ा सा बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा और जल्दी पढ़ा रहे हैं, है ना। ये एक रीजन है, बाकी हम सेकंड पॉइंट पे वापस आ जा रहे हैं। The willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. इसका हमने लास्ट क्लास में क्या मतलब बताया था, कौन बताएगा? इसका हमने लास्ट क्लास में मतलब बताया था सबको। सर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आप जिस बंदे को ऑफर कर रहे हो उसी से आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। ऐसा नहीं, हमने क्या होता था, उमेश एक लड़की के पास जा रहा है, उसको प्रपोज कर रहा है, और ऐसा नहीं कि कह रहा है कोई भी लड़की तुम हमको हाँ कर दो, कोई भी लड़की शादी कर लो, ऐसा नहीं कह रहा। वो एक लड़की के पास जा रहा है, उसी से एक्सेप्टेंस चाहिए। उसके पड़ोस में जो लड़की खड़ी है उससे उसको एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, जो वहां पर लड़की खड़ी है उसी से उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, समझे। और जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल पढ़ो, where A tells B that he desires to marry by the end of 2019, it does not constitute an offer of marriage by A to B. क्यों? क्योंकि यहाँ पर A बस ये कह रहा है यार मुझे शादी करनी है, तुमसे करनी है ये नहीं कह रहा है। आगे पढ़ो पूरा, therefore to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the acceptance of the offer. Thus, if in the above example A further asks, will you marry me, it will constitute an offer. क्या समझे? ए यहाँ पर आके सब ये कह रहा है कि भाई यार शादी करने का मन है मेरा 2019 तक। वो क्या उसका कहाँ चल रहा है? एक बार म्यूट कर लो, ठीक। वो क्या कह रहा है, ये सिंपली आके कह रहा है यार मेरा शादी करने का मन है 2019 के एंड तक। क्या वो ये कह रहा है तुमसे करनी है, या वो बी से चाह रहा है कि तुम एक्सेप्टेंस दो कि तुम हमसे करोगे? नहीं, वो सिंपली आके बोल रहा है हमें करनी है। तो ये ऑफर नहीं होता है। ऑफर तब बनेगा जब आप दूसरे बंदे से चाहते हो कि वो दूसरा बंदा हाँ करे, दूसरा बंदा एक्सेप्ट करे तुम्हारे ऑफर को, तभी उसको हम लोग ऑफर कहेंगे। जैसे हमारे नेक्स्ट नीचे जो एग्जांपल दिया है उसमें ए बी से क्या कह रहा है, विल यू मैरी मी, मतलब वो चाह रहा है बी से कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। क्लियर है? थर्ड वाला पॉइंट क्या है? थर्ड वाला पॉइंट ये है कि ऑफर को हम तभी मानेंगे जब आप जिसको
ऑफर दे रहे हो या जिसको प्रपोजल दे रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपको हाँ करे, आप चाहते हो कि वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करे, तभी उसको हम ऑफर बोलेंगे। बताओ थर्ड वाले में डाउट? एक बार फोर्थ वाला पढ़ लेते हैं, वापस से हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूरा से रिकॉल करेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इसका मतलब भी हमें मालूम है क्या, कि अगर हम टू डू समथिंग कर रहे हैं वो भी ऑफर है, नॉट टू डू समथिंग कर रहे हैं तो वो भी ऑफर है। मतलब हम डांस करने के लिए हमको उमेश पैसा दे रहा है वो भी ऑफर है, और डांस ना करने के लिए पैसा दे रहा है वो भी ऑफर है। Thus, doing is a positive act and not doing or abstinence is a negative act. Nonetheless, both these acts have the same effect in the eyes of law. हम डांस कर रहे हैं वो पॉजिटिव एक्ट है, नहीं कर रहे हैं वो नेगेटिव एक्ट है, लेकिन क्या लॉ की आंखों में इसका कोई डिफरेंस है? नहीं, दोनों को ही हम ऑफर मानेंगे। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल 34, A offers to sell his car to B for rupees 3 lakhs is an act of doing. So in this case, A is making an offer to B. Example 35, when A asks B after his car meets with an accident with B's scooter not to go to court, जहां पर वर्ड क्या आ जाए, नॉट आ जाए, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ऑब्स्टिनेंस नेगेटिव। नेगेटिव। इन शॉर्ट क्या हो जाएगा? नॉट टू डू समथिंग, या फिर abstain from doing something, oblique abstain from doing something. Not to go to court, and he will pay the repair charges to B for the damage to B's scooter. It will be an act of not doing or abstinence. क्यों? क्योंकि वो कोर्ट पे नहीं जा रहा है। तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन में कभी नॉट आ जाए मतलब वो नॉट टू डू समथिंग है। अब एक बार ऊपर वापस से डेफिनेशन पे आ जाओ, ये डेफिनेशन तुम लोग को याद करनी है, ठीक है। यहां पर इसको मार्क करो ऐसे, द पर्सन टू whom, oh sorry, when one person signifies to another, तो पहला पार्ट इसका हो जाएगा when one person signifies to another, इसको लिखो one, his willingness to do or abstain from doing anything, ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट, with a view to obtaining assent of that other, of that other मतलब जिसको ऑफर दे रहे हो उसी से एक्सेप्टेंस चाहिए, ये हो जाएगा थर्ड, और फिर he is set to make a proposal फोर्थ। तो हमने चार पार्ट से बेसिकली अपनी ऑफर की डेफिनेशन को डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या है, सब लोग देख के बताओ, पहला पार्ट क्या है? When one person signifies to other, मतलब एक पर्सन दूसरे से कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ ऑफर देने की कोशिश कर रहा है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर, मतलब दो लोग होना जरूरी है। सिर्फ एक इंसान में अपने आप, एक इंसान क्या खुद को ऑफर दे सकता है कि भाई हम खुद ही अपने आप से कह रहे हैं हम लैपटॉप खरीदेंगे, अपना वाला खुद ही अपने आप को 50,000 रुपए देंगे? नहीं। तो ऑफर का पहला जो हमने पार्ट लिखा है उसका मतलब ये है कि दो लोग होना जरूरी है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। दूसरा क्या है? his willingness to do or abstain from doing anything. विलिंगनेस टू डू या फिर abstain from doing, पॉजिटिव या नेगेटिव, विलिंगनेस टू डू और abstain from doing। थर्ड क्या है? With a view to obtain the assent of with a view to other. obtain assent, मतलब हमें उस इंसान का assent भी चाहिए। तो फोर्थ he is set to make a proposal। पहला क्या है? दो लोग होने चाहिए। दूसरा क्या है? willingness to do या not to do something होना चाहिए। तीसरा क्या है? हमें assent चाहिए उसी इंसान से जिसको हमने ऑफर दिया है, ठीक है। फोर्थ he is set to make a proposal। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अब इसको मार्क कर लो अपनी बुक में, ये चीजें भी लिख लो और मार्क कर लो। डिवाइड करती हूँ, डिवाइड करना जानते हो क्या? लेकिन तो पॉइंट जो वर्ड पॉइंट Yes, sir. क्लियर है? अच्छा,
सेकंड पॉइंट में दिक्कत है। पहले तो वापस से एक बार पूरा पहला पॉइंट डेफिनेशन हमको रिवाइज करा दो। पहला पार्ट क्या है इसका? हाँ, पहला पार्ट क्या है? विलिंगनेस। पहला पार्ट विलिंगनेस है, बाकी दोनों नहीं, when one person signifies to other, to another. when one person signifies दो to another, पर्सन होने जरूरी है। दो पर्सन हाँ, होने सर। जरूरी है। पहला पार्ट क्या है? दो पर्सन होने जरूरी है। दूसरा पार्ट क्या है? His willingness to do or not to do. his willingness to do or not to do something। तीसरा पार्ट क्या है? उस सामने वाले की एसेंट चाहिए with the view to get an asset. with a view to Obtaining get the assent। asset of the other. जिसको हम ऑफर दे रहे हैं हम चाहते हैं कि वो हमको हाँ भी करे। और फोर्थ इज such a thing is known as He said to proposal। make a proposal. he is said to make a proposal। yeah, it is known as proposal। अपनी लैंग्वेज में तुम लोग चेंज कर सकते हो, मगर जो कीवर्ड्स हैं इसके वो बहुत जरूरी है। जैसे वन पर्सन, अनदर पर्सन, दो लोगों मतलब होगा इसका। विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ये सब कीवर्ड्स है। विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अनदर, ऑब्टेन एसेंट ऑफ अनदर एक और कीवर्ड है। और आखिरी में इट इज नोन एज प्रपोजल। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में नहीं डाउट था। सेकंड वाला पार्ट क्या है? फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है निकिता, इसका मतलब क्या है? मुझे इसका एग्जाम्पल जो आपने डांस वाला दिया था वो नहीं समझ में आया था। बाकी इसका मतलब तो पता है कि अगर वो चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, मतलब उसकी मर्जी की वो एक्सेप्ट करे या ना करे। हाँ, यहाँ पर बेसिकली सीन ये है कि मतलब जो इंसान ऑफर दे रहा है, जैसे अगर हम उसको ऑफर दे रहे हैं कि हम डांस करेंगे अगर तुम हमको 5 लाख रुपए दोगे, तो मेरी विलिंगनेस है कि हम ये डांस करेंगे। मेरा मन है कि हम जो चीज बोल रहे हैं वो मेरा मन है करने का। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर तुम हमको 5 लाख रुपए दोगे तो हम डांस करेंगे। या फिर अगर हम कह रहे हैं कि हम ये डांस नहीं करेंगे अगर तुम हमको 5 लाख रुपए दोगे, तो मेरी विलिंगनेस है कि हम ये एक्ट नहीं करेंगे अगर हमको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ये मतलब है कि जो इंसान ऑफर दे रहा है उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए वो चीज करने या ना करने की। अगर हम बोल रहे हैं उमेश से जाके कि मेरा लैपटॉप खरीदो, तो मेरे अंदर ये इंटेंशन होना चाहिए कि हमें अपना लैपटॉप बेचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे ही मजाक में बस जाके पूछ रहे हैं। मेरा मन नहीं है उसको बेचने का, हमको बस ऐसे ही जाके पूछ रहे हैं, तो दैट इज नॉट एन ऑफर। मेरा मन होना चाहिए, मेरा इंटेंशन होना चाहिए कि हम ये लैपटॉप इसको बेचना चाहते हैं। समझे? ये मतलब है इसका कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब अपनी विलिंगनेस दिखाता है कि भाई हम अपना लैपटॉप बेचेंगे या अपना लैपटॉप नहीं बेचेंगे, या हम इस फंक्शन में डांस करेंगे या इस फंक्शन में डांस नहीं करेंगे, और हमें दूसरे का उस पर एक्सेप्टेंस भी चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं प्रपोजल। थोड़ा क्लियर है? यस सर। एक बार अपनी कॉपी में लिखो। डेफिनेशंस। क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्लास में हमको सबकी डेफिनेशंस याद चाहिए, हमें याद चाहिए तुम सबकी। 2A किस चीज की डेफिनेशन है? हेलो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 2A नहीं, 2A में कौन सी डेफिनेशन लिखी है? प्रपोजल। अच्छा, सेक्शन Proposal, sir. प्रपोजल। हाँ, Proposal. ऑफर या फिर प्रपोजल। ठीक है, हमने किन किन पार्ट्स में बांटा इनको? पहला पार्ट क्या लिखा? 1%, 2% होना चाहिए बेसिकली। 1% सिग्निफाइज टू अनदर। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 2 लोग होने चाहिए। एग्जाम के लिए हमें ब्लू वाला याद करना है ना? तो 1% सिग्निफाइज टू अनदर। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट क्या है? His willingness to do or to abstain from doing anything.
willingness to do or abstain from doing. With a view of obtaining the assent of that other. To obtain, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? To obtain the assent of another या फिर of that other. फोर्थ पार्ट क्या है? He is set to make a proposal. बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला दो लोगों ने चाहिए, दूसरा विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, तीसरा ऑब्टेन द असेंट, चौथा सेट टू मेक अ प्रपोजल। अब ये डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएगी, तुम लोग ऐसे पैराग्राफ देख के शायद ना याद होता, इसको हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, अब ये बहुत आसानी से याद हो जाएगी। यस सर। क्या नेक्स्ट क्लास में सब लोग हमको ये डेफिनेशन सुनाओगे फिर, और सबकी वीडियो ऑन करवाएंगे? क्योंकि वैसे तुम लोग बुक पढ़ के बस सुनाओगे, तो वीडियो ऑन करके नेक्स्ट क्लास में कोई डेफिनेशन सबकी चाहिए, ठीक है? अब आ जाओ अपनी बुक के ही, सबने लिख लिया था ना? अच्छा, या वापस से ओपन कर लो? सबने लिख लिया था? नहीं? यस सर, लिख लिया था। चलो बहुत बढ़िया। अपने बुक के पेज नंबर 1.27, यहाँ पर कुछ मीनिंग दी हुई है टर्म्स की। पहली डेफिनेशन हमारी हो गई प्रपोजल या फिर ऑफर की, दूसरा प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस क्या होता है आप बताते हैं? प्रॉमिस होता है हमने तुमको ऑफर दिया और तुमने वो एक्सेप्ट, हमने तुमको जब ऑफर दिया, हमने उमेश को बोला भाई मेरा लैपटॉप खरीदोगे, तो क्या वो प्रॉमिस हुआ? क्या वो मेरा उसका प्रॉमिस, मतलब हिंदी में सब जानते हो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, प्रॉमिस करना, वादा करना, तो वादा, क्या ये वादा करना हुआ? हमने इससे कहा तुम मेरा लैपटॉप खरीदोगे, क्या ये वादा हुआ पूरा? नहीं सर, नहीं। उसने कहा हम 20,000 रुपए में खरीदेंगे, उसने भी पूछा है क्या तुम हमको 20,000 रुपए में बेचोगे, तो क्या ये वादा हुआ? नहीं। चलो सर, अब इसको एग्रीमेंट ने बताया थे, 2 ऑफर 2 एक्सेप्टेंस होते हैं, ठीक? यस सर। चलो पहला ऑफर हमने उमेश को दिया, क्या तुम मेरा लैपटॉप खरीदोगे, क्या ये प्रॉमिस अकेले प्रॉमिस बन रहा है? नो सर। जब वो बोलता है हाँ हम खरीदेंगे, तो वो क्या बन रही है उसकी? एक्सेप्टेंस, है ना? हमने बोला लैपटॉप खरीदोगे, उसने बोला हाँ हम खरीदेंगे, तो क्या बन रहा है? एक्सेप्टेंस। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जा रही हैं, मेरा ऑफर कि वो लैपटॉप खरीदोगे और वो कह रहा है हाँ हम खरीदेंगे, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस आपस में मिल जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? तभी तो बन जाएंगे ना प्रॉमिस। हम लोग का वादा हो गया कि हाँ खरीदेंगे, ये हमारा वादा हो गया कि हाँ भाई खरीदेंगे। ऐसे ही जब उसने हमको वापस से बोला कि भाई हम तुम्हें 20,000 रुपए देंगे, क्या तुम 20,000 रुपए में बेचोगे, तो अभी तो उसका ऑफर है, फिर हमने एक्सेप्ट किया हाँ भाई हम 20,000 रुपए में खरीद लेंगे, तो ये क्या हो गया? प्रॉमिस 2। क्या सिर्फ ऑफर प्रॉमिस होता है? नहीं, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं, एक सेकंड, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं तब उसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? प्रॉमिस। 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 अकेले ऑफर देना, अकेले हमको उमेश ने ऑफर दिया कि सर आप इस फंक्शन में आपको डांस करना है, तो क्या वो प्रॉमिस हुआ? नहीं, मेरी तरफ से प्रॉमिस थोड़ी हुआ, हमने प्रॉमिस थोड़ी किया हम नाचेंगे, उसने बस बोला कि डांस करना है आपको, तो क्या वो प्रॉमिस हुआ? नहीं। लेकिन जब हमने एक्सेप्ट कर लिया हाँ हम डांस करेंगे, क्या अब हम वापस हट सकते हैं उससे? हमने बोल दिया हाँ हम करेंगे, इसी को तो वादा बोलते हैं, कि एक इंसान ने बोला दूसरे इंसान ने हाँ किया, ठीक है? उज्जवल ने किसी इससे बोला कि भाई हम तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ देंगे, तो ये थोड़ी ना प्रॉमिस हुआ, दूसरे ने कहा हाँ हम भी देंगे, तो एक साथ मिलके जब दोनों लोग के हाँ हुआ तभी तो प्रॉमिस हुआ ना। सिर्फ एक के एंड से प्रॉमिस थोड़ी हो सकता है, प्रॉमिस जब दोनों लोग का मिलता है
तब होता है। उसी तरह से जब सिर्फ हमने ऑफर दिया कि भाई मेरा लैपटॉप खरीदोगे, तो वो सिर्फ ऑफर है, वो प्रॉमिस नहीं है। जब उसने कहा हाँ खरीदेंगे, तो हम दोनों के साइड से क्या हो गया है, प्रॉमिस। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इज नोन एज अ प्रॉमिस। बोल सकते हैं ना प्रॉमिस क्या हुआ, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इज नोन एज प्रॉमिस। और इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. जब when the person to whom the proposal is made, जिसको प्रपोजल मिलता है उसको क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया बहुत Promisee. बढ़िया, जिसको प्रपोजल मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, Sir, promisee. बाकी लोग प्रॉमिसी और प्रॉमिस, ऑफरी कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं, हाँ प्रॉमिसी या फिर ऑफरी या फिर एक्सेप्टर कहते हैं, जिसको ऑफर मिल रहा है। एक्सेप्टर। तो whom the proposal is made signifies his assent, signifies his assent मतलब acceptance दे रहा है अपना, हाँ कह रहा है, हाँ कह रहा है, ठीक है, या ना भी कह सकता है। ना कब कहेगा, ना से मेरा मतलब है वो कह रहा है कि हम ये फंक्शन हम डांस नहीं करेंगे, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर हाँ या ना में कोई कंफ्यूज हो स्किप कर दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, रहने दो उसको, वो तुमने ऐसे एक चीज ऐड कर दी। तो जिस बंदे को जब प्रॉमिसी हाँ कर रहा है, तो प्रपोजल को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक्सेप्ट हो गया है। यही तो होता है, जब उमेश कह रहा है हाँ हम आपका लैपटॉप खरीदेंगे, तभी तो जो प्रॉमिसी है वो क्या कर रहा है, हाँ कर रहा है, हाँ हम खरीदेंगे, तो वो क्या बन जाता है, मतलब उस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। आखिरी लाइन पढ़ना क्या लिखा है, a proposal when accepted becomes a promise। प्रॉमिस की अगर डेफिनेशन आई तो हम लोग को पूरा यहां से लेकर यहां तक लिखना है, कुछ नहीं है। यहां पर लिखना क्या, जब प्रॉमिसी हाँ करता है तो उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं, और एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो उसको प्रॉमिस कहते हैं। एक तरह से इन्होंने प्रॉमिस की डेफिनेशन में ही एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन को इंक्लूड कर दिया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने यहां से यहां तक जो बताई है सीन तुम्हारा, एक सेकेंड, जो तुम्हारा इन्होंने पहले की 3 लाइनों में बताया है, ये एक तरह से किसकी डेफिनेशन है, हेलो, एक्सेप्टेंस की है ना, कि जब प्रॉमिसी हाँ कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टेड कहते हैं। फिर उन्होंने बाद में बोल दिया कि जब एक ऑफर एक्सेप्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉमिस कहते हैं। प्रॉमिस। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन आई तो कैसे लिखोगे, चलो बताओ, प्रॉमिस की डेफिनेशन आई तो कैसे लिखोगे, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, Assent. to the proposal is said to be a promise. सर प्रपोजल इज सेड टू बी, जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर, हाँ सर हाँ 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 उदय, सर जब वो प्रपोजल सर एक्सेप्ट कर लेगा तभी तो सर वो एक्सेप्टर कहलाएगा। हाँ तभी वो एक्सेप्ट कराएगा, जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो सर वो प्रॉमिस भी होगा सर, वो प्रॉमिस भी होगा। देखो सिर्फ एक एक्ट, सिर्फ उसका एक्सेप्ट करना, ठीक है, उसको एक्सेप्टर बोलते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस बोलते हैं। जैसे कि कहाँ गया हमारा ये, है ना, हमने उमेश को बोला कि क्या तुम मेरा लैपटॉप खरीदोगे, उसने बोला हाँ खरीदेंगे, सिर्फ उसका हाँ करना, ये क्या हुआ, एक्सेप्टेंस। लेकिन जब हम ये प्रॉमिस अकेले में नहीं हुआ, उसने सिर्फ कहा कि हाँ, उसने हाँ बोला है, ये अकेले में प्रॉमिस नहीं है। जब हम अपने ऑफर को और उसके एक्सेप्टेंस को मिला लेंगे तो वो दोनों मिलके क्या बनते हैं, प्रॉमिस। इन शॉर्ट प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, समझे। तो सिर्फ जब उमेश कह रहा है हाँ हम खरीदेंगे, वो प्रॉमिस नहीं हुआ। जब मेरा ऑफर क्या तुम खरीदोगे प्लस उसका हाँ हम खरीदेंगे, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो वो बनता है प्रॉमिस। सिर्फ उसका हाँ करना इज सिंपली एक्सेप्टेंस, वो एक अपने आप में प्रॉमिस नहीं हुआ। जब दोनों चीजें मिल जाएंगे तो उसको प्रॉमिस बोलेंगे।
अब अगर तुम्हारा डाउट ये है कि जिस दिन वो हाँ करेगा उसी दिन तो वो प्रॉमिस बनेगा, हाँ जिस दिन वो हाँ करेगा उसी दिन प्रॉमिस बनेगा। लेकिन अगर तुम अकेले अकेले देखोगे, सिर्फ देखोगे कि उसका हाँ करना देखोगे, तो उसको सिर्फ एक्सेप्टेंस बोलेंगे, और अगर तुम दोनों एक साथ देखोगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉमिस। क्लियर है? यस सर। गेट बंद कर दो, ठीक है। चलो अब प्रॉमिस की डेफिनेशन निकिता ने बोली थी, उमेश प्रॉमिस की डेफिनेशन। So propose when the person to whom the proposal is made Hmm. signifies his assent is said to be accepted. ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर The ये proposal तो अभी सिर्फ हाँ बोलो बोलो, सॉरी। so proposal when accepted becomes a promise. ठीक है, जब सिर्फ वो एक्सेप्ट हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, सॉरी, जब जिसको जो प्रॉमिसी है वो एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ कह रहा है, तो उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। और अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इज नोन एज प्रॉमिस। उज्जवल सेम डेफिनेशन प्रॉमिस की। Sir, when a person to whom the proposal is made हाँ signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A फिर proposal when accepted is became a promise. प्रॉमिस इज नोन एज प्रॉमिस। अच्छा एक चीज, अब से अभी से हम जब भी कोई डेफिनेशन किसी से पूछेंगे तो उसका वीडियो ऑन करवा के पूछेंगे। उतनी देर वीडियो ऑन करना है, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि हो सकता है लोग बुक देख के बोल लो, पूरे टाइम नहीं ऑन कराते हैं क्योंकि नेट इशू होता है। इस वजह से जब जब किसी से डेफिनेशन पूछेंगे तो उसको वीडियो ऑन करना है, उतना सच दच के रहना फिर, ठीक है। चलो तो पहली 3 लाइनों में किस चीज की डेफिनेशन है, प्रॉमिस एक्सेप्टेंस की, और आखिरी लाइन में किस चीज की डेफिनेशन है, प्रॉमिस की, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ जिसके यहाँ नेट इशू ना ही हो तो हर समय ऑन रखा करो वीडियो, हर समय ऑन रखोगे तो बहुत मजा आएगा, और हम तुम लोग को शक्ल देख के बता पाएंगे ना कि तुम लोग को कितना समझ में आ रहा है। शक्ल देख के पहचान में आता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो अगर किसी का नेट इशू ना हो तो पूरे टाइम ऑन रखा करो वीडियो। तो अगर तुम्हें प्रॉमिस की डेफिनेशन लिखनी है बुक में तो कैसे लिखें, 2B में लिखा हुआ है ये। प्रॉमिस की डेफिनेशन कैसे लिखें? अच्छा वन मोर थिंग, अगर क्लास थोड़ी देर में एंड हो जाए तो वापस से उसी लिंक पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज लिंक इशू हो रहा था तो हम लोग उस वाले लिंक से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। हाँ बताओ, प्रॉमिस की डेफिनेशन लिखनी है कॉपी में, कैसे लिखें बताओ। उज्जवल तूने अनम्यूट किया अपने आप को। सर वही वाली जो आपने सर बताई, जो अभी हमने बताई है, शॉर्ट में लिखनी है कॉपी में तुम लोग के लिए, तो कैसे लिखें? a proposal An when offer when accepted. become a promise. हमें अगर याद करनी है तो हम प्रॉमिस की डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे? जब ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रॉमिसिंग ऑफर एक्सेप्ट होता है तो उसे promise। हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे जो लिख सकते हैं जब ऑफर एक्सेप्ट प्रॉमिसिंग, होता है सर दो लोग। जब प्रॉमिसिंग, तो पहले उससे पहले हम प्रॉमिस की डेफिनेशन हमने क्या बताया, 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड की हुई है। पहला पार्ट क्या है, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी है, दूसरे पार्ट में बोला है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। तुम लोग जो बता रहे हो वो दूसरा पार्ट डायरेक्टली बता रहे हो, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को पहले पहला पार्ट ही बताना होगा, पहले एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन भी बतानी होगी। डायरेक्टली तुम ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस नहीं लिख सकते हो, समझे? डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट इज नोन एज अ प्रॉमिस, नहीं। प्रॉमिस की डेफिनेशन है, पहले एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन बताओ। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है, जब प्रॉमिसी हाँ कर रहा है एक तरह से तो उसे एक्सेप्टेड कहते हैं, है ना। दूसरा पार्ट इसका क्या है, पहला पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नोन एज हेलो
ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या Promise. होता है? प्रॉमिस। Promise. प्रॉमिस, ठीक है। तो अब हमने ये तो हिंदी में लिख लिया, अब फॉर एग्जाम पर्पस इतना लिख लो सब लोग, बोलते बोलते, मुंह से अपने मन में बोलते बोलते। थोड़ा बोरिंग पार्ट क्या नहीं, डेफिनेशन याद करनी है ना, थोड़ा सा इसलिए वैसा सा सीन है। और लास्ट क्लास में तुम लोगों को समझा चुके हैं हम बहुत हद तक, इसलिए अभी ज्यादा हमारा फोकस इस क्लास में ये है कि हमें वो डेफिनेशन याद हो। हमें प्रैक्टिकली तो चलना ही चलना है, हमें एग्जाम पर्पज से भी चलना है। एग्जाम पर्पज में तुम्हारी ये डेफिनेशन आएगी, और तुम्हें चाहे जितने भी प्रैक्टिकली तैयार हो, लेकिन ये डेफिनेशंस भी याद होनी चाहिए। और ये याद तो हम करा देंगे इसके में। लॉ का पेपर रिटर्न होता है ना सर? लॉ का पेपर रिटर्न होता है। लिखते लिखते एक बार जरा उसकी डेफिनेशन सुना देना, प्रपोजल की। प्रपोजल की डेफिनेशन ऑन, उज्जवल वीडियो ऑन करते हो उज्जवल। म्यूट कर लिया, हमने वीडियो ऑन करने को बोला, म्यूट ही कर लिया। कोई सच दस के नहीं बैठे हो उज्जवल? सर बाहर बैठे हैं सर, घर पे नहीं। कोई दिक्कत नहीं है Sir, next class, sir. चलो नेक्स्ट क्लास, चलो फिर ऐसे ही याद सुना दो नेक्स्ट क्लास से। लेकिन फिर याद रखना सब लोग थोड़ा सच दस के आना, ठीक है? सच दस के मतलब क्या, बस कपड़ा पहन लेना ऊपर वाला, नीचे तो लोअर हम खुद पहने रहते हैं। ठीक है, तो बस ये इतना कर लेना, तो हम लोग जब पढ़े तो और मजा आए। पहला फिर डेफिनेशन, प्रपोजल की डेफिनेशन। सर याद है सर? हाँ बताओ, सुनाओ। When one person signifies to another his willingness to do actions obtaining the asset of that other, he sets to make a proposal. बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें ये बिना देखे बोलिए तो बहुत बढ़िया। क्या पार्ट था? पहला पार्ट when one person signifies another, दूसरा willingness to do or not to do something, तीसरा with a view to obtain assent or obtaining assets from other. obtaining assent from that other person, है ना? उसी पर्सन को इसको हम ऑफर दे रहे हैं, उसी समय एक्सेप्टेंस चाहिए, he is set to make a proposal। हाँ assent सर, यहाँ पर assent का मतलब सर asset होगा ना सर? नहीं, assent मतलब वो है एक्सेप्टेंस। assent मतलब हाँ करना, जहां पर assent लिखा है ना वहां पर उसको लिख लो एक्सेप्टेंस, with a view to obtain acceptance of the other person। assent लिखा है वहां पर, सब लोग लिख लो उसको एक्सेप्टेंस करते हैं। यहाँ भी, यहाँ पर है ना डेफिनेशन, यहाँ पर भी डेफिनेशन है, यहीं पर लिख लो assent मतलब एक्सेप्टेंस। यहाँ एक ऑफ दैट पर्सन है, मिसिंग है, ठीक है? चलो प्रॉमिस की डेफिनेशन लिखे हम। तो प्रॉमिस के एग्जाम के लिए लिखना होगा सर, तो यही लिखेंगे ना सर? When a person to whom proposal is made signifies the asset, the proposal is said to be accepted. हाँ, इसको भी तीन पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहला पार्ट when a person to whom the offer is made, मतलब प्रॉमिस सी, to whom the offer is, एक सेकंड, तुम लोग ने हिंदी वाला ऊपर लिखी है? Yes sir. Yes. एक सेकंड, मेरा कुछ सिस्टम हो गया। खुद जब तक लिखो, पहला पॉइंट लिखो, when a person to whom the offer is made, मेरे को नहीं पता यार। when a person to whom the offer is made, पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट signifies his assent,
when a person to whom the offer is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. Second. The proposal is said to be accepted. उसके बाद यम लिख देना when up सर हो गया सर, बस लिख लें ध्यान दें हाँ और लिख लें। हाँ तो बच्चा बोल दिया कि भाई सर आपने नहीं लिखवाया था इसीलिए हमने नहीं लिखा। when a person to whom the offer is made अच्छा इसमें बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही नहीं याद करना है हमें, है ना, इज एंड द ये सब ऐसा नहीं है, बस कीवर्ड्स याद करना है कि हम पहले जिसमें बात कर रहे हैं प्रोमिसी की बात कर रहे हैं जिसको ऑफर मिल रहा है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है कोशिश, लेकिन हाँ बेटर वही है कि जितना इसमें लिख पाओ ऐसा ही वैसा लिखो। कीवर्ड्स मेन होते हैं, एक एक वर्ड नहीं कॉपी करना है कि दा भी कॉपी करना है, इस भी कॉपी करना है, नहीं। द ऑफर इज सेड टू बी, जरूरी है सर बुकिश लैंग्वेज लिखो, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है, मेरा मतलब है कीवर्ड जरूरी है, लेकिन क्योंकि तुम लोग अभी फाउंडेशन और तुम लोग को पता ही नहीं है क्या क्या कीवर्ड हैं, जैसे हम जो मार्क्स कर रहे हैं ना, जैसे हमने इस डेफिनेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया था प्रपोजल वाली, तो उस तरह से बस वो वर्ड्स तुमको याद होने चाहिए जो उन 4 पार्ट्स हमने लिखे हैं। अगर वो वर्ड्स तुमने लिख दिए तो तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। किसी डेफिनेशन में तुम लोग को डाउट हो रहा है क्या कीवर्ड है क्या नहीं है, तो इसलिए बुकिश लैंग्वेज मतलब तुम्हें द इज टू ये सब नहीं याद करना है, मेन वर्ड्स याद करना है। तो इसलिए लोग बोल देते हैं कि बुकिश लैंग्वेज याद कर लो, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कीवर्ड क्या है। द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, ऑफर प्लस ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, ऐसे को ना रेड पिंक ग्रीन तीन पे लगाते हो। क्या प्रॉमिस की डेफिनेशन में कोई डाउट किसी को? इज नोन एज No, sir. प्रॉमिस। एक बार प्रॉमिस की डेफिनेशन याद करा दो निकिता। So when the person to whom offer is made and he gives his assent to the other, the बहुत बढ़िया। proposal is called to be accepted, and बहुत when बढ़िया। a proposal is accepted, it becomes a promise. It becomes a promise। बहुत बढ़िया। उज्जवल यही सेम Yes, sir. डेफिनेशन, प्रॉमिस की डेफिनेशन। when a person to offer is made signifies the assent, the proposal is said to be accepted. और फिर ये तो सिर्फ एक्सेप्टेड की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ये भी लिखना होगा। तुमने जो ऊपर वाला बताया सिर्फ एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, जिसके बाद फोर्थ पॉइंट तुमने अभी 3 ही पॉइंट बताए इस डेफिनेशन के। देखो when a person to whom the offer is made signifies his assent, the offer is said to be accepted, ये 3 ही पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? हाँ सर, लास्ट चलो सर, आपका is known as proposal when accepted became a promise। ठीक है, ऐसे ही। फिर एक बार लास्ट उमेश, एक बार पूरी डेफिनेशन रिवाइज करा दो जल्दी से। So when the person to whom the offer is made gives his assent, the offer is said to be accepted. Proposal the offer when accepted is called promise. ठीक है, offer when accepted is called promise। 2 डेफिनेशन सर हमारी हो गई, पहला प्रपोजल, दूसरा प्रॉमिस। ओ तीसरा आ गया एग्रीमेंट, जिसके बारे में इतना हम लोगों ने अपना माथा बच्ची की है, ठीक है। अभी के लिए हम लोगों ने जो चार्ट बनाया था बस वही बनाते हैं। ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2। ऑफर 1 और एक्सेप्टेंस 1 को हम क्या बोलेंगे? हमने क्या बताया था? प्रॉमिस बोलेंगे। Promise बोलेंगे 1, ना? promise 2. promise sir, बहुत बढ़िया, प्रॉमिस 1 प्रॉमिस 2। तो हम क्या बोल सकते हैं? एग्रीमेंट क्या है? एक सेट ऑफ प्रॉमिस है ना, एक या सेट ऑफ प्रॉमिस है, सेट ऑफ प्रॉमिसेस है, 2 प्रॉमिस है। तो आओ पढ़ो।
एग्रीमेंट किस वर्ड से स्टार्ट होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये लाइन तो आप लोग को समझ में आई नहीं होगी, फॉर्मिंग कंसिडरेशन। तो पहले तो बस इतना पढ़ो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। क्या हमको कोई यहाँ पर फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर का मतलब बता सकता है? हमने जो लास्ट क्लास में एग्जांपल सर जब पैसा का बात हो जाए, हाँ तो अच्छा क्या सर जैसे कंसिडरेशन लैपटॉप ले रहे हैं सर, तो लैपटॉप से बताओ बताओ। लैपटॉप सर से सब ले जब रहे हैं कोई भी सर, प्रपोजल सर उसको इस पे अगर सब पेमेंट पे आ जाए तब अग्रीमेंट होता है। अच्छा और सर जैसे पैसा दे पेड कर देते हैं सर, वो होता है सर। अच्छा और अच्छा अगर काइंड में दे रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन नहीं होता? अगर काइंड में दे रहे हैं, होता है, कैश काइंड दोनों में होते हैं। अगर हमने उससे बोला कि हम अपने लैपटॉप उमेश में दे रहे हैं, तुम हमको यस अपना सर, अदर देन कैश। हाँ तुम हमको अपना आईफोन दे दो, क्या इसमें कंसिडरेशन है? नहीं है सर। है क्योंकि कंसिडरेशन मतलब ये तो होता नहीं कि सिर्फ कैश में ही होना चाहिए, काइंड में भी हो सकता है। एक तरह से आप देखें यस सर। तो आप पढ़ना सुनना, हर्ष उमेश, हमने उमेश को कहा हम तुम्हें अपना लैपटॉप दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा हम अपना लैपटॉप दे रहे हैं तो हमें उमेश क्या दे रहा है? आईफोन दे रहा है, अपना आईफोन 12 प्रो, ठीक है, बहुत अमीर आदमी है, ठीक। तो अब मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुई? मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुई? सर ये आईफोन 12 प्रो। आईफोन 12 फोन सर। अच्छा एक तरह से अगर हम इसको उल्टा पलट दें तो ये यही तो हो रहा है कि उमेश अपना क्या दे रहा है? आईफोन दे रहा है और उसको क्या मिल रहा है? लैपटॉप मिल रहा है। आप अपना लैपटॉप दे रहे हैं। तो उमेश के लिए कंसिडरेशन क्या हुई? लैपटॉप। हम अपना लैपटॉप दे रहे हैं और उनको आईफोन मिल रहा है, तो मेरे लिए हुआ आईफोन। उमेश अपना आईफोन दे रहा है और उसको लैपटॉप मिल रहा है, तो उसके लिए कंसिडरेशन क्या हुई? लैपटॉप। एक तरह से दोनों प्रॉमिस जो हैं आपस में एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। मेरे लिए आईफोन कंसिडरेशन है, उसके लिए लैपटॉप कंसिडरेशन है। कह सकते हैं ना इसको कि दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल चेंज कर लें, लो इंसान जिसको चेंज कर जो लेना चीज बाद मिल में। जाती है वही तो होगी कंसिडरेशन। हाँ जिसको जो चीज मिल रही है, एक तरह से जो चीज रिसीव हो रही है। अब हर्ष उज्जवल है ना, उज्जवल क्या कर रहा है? हर्ष उज्जवल को कह रहा है कि तुम मेरा और क्या बाइक ले लो केटीएम, और उज्जवल से कह रहा है तुम हमको अपनी बीएमडब्ल्यू दे दो। हम अपनी बाइक के बदले क्या ले रहे हैं? बीएमडब्ल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो हुई? गई हमको क्या सर। मिल रहा है? नहीं हो रहा, सब अलाउड है यहाँ पर, BMW ठीक है। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? सब BMW। BMW। और उज्जवल के लिए क्या हुआ? सब बाइक। बाइक। नहीं तो हम टीचर है ना, हमने कह दिया भाई हम लेंगे बीएमडब्ल्यू, लेंगे, बात करता, तो हम तुमको अपनी बाइक देंगे तो हमको अपनी बीएमडब्ल्यू दोगे। यस सर, सब अलाउड घाटा है हो यहाँ। जाएगा सर। हाँ सब अलाउड है। सब अलाउड, जो हम सब कहते हैं वो allowed। चलता है यहाँ पर। सब चलता है। एक ही फायदा है टीचर होने का, जो बोलो वो सही है। अच्छा कंसिडरेशन चलो छोड़ो, अभी अभी के लिए इतना याद करो, ठीक है। तो एक तरह से एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। सेट ऑफ प्रॉमिस कैसे हुआ हमने बताया था, ऑफर 1 एक्सेप्टेंस 1 एक प्रॉमिस, ऑफर 2 एक्सेप्टेंस 2 दूसरा प्रॉमिस। सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए वो क्या है? कंसिडरेशन का काम कर रहे हैं, तो क्या बन जाएंगे? एग्रीमेंट।
अच्छा ये क्या लीगल हो सकते हैं या इलीगल? लीगल इलीगल दोनों हो सकते हैं या सिर्फ इलीगल हो सकते हैं? सर दोनों हो सकते हैं। लीगल सर। उमेश दोनों क्यों हो सकते हैं? सर लीगल क्योंकि होगा सर अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया ना सर, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल होता है। बाकी लोग? निकिता? सर, लीगल होगा और सर। उज्जवल कह रहा है लीगल होगा। निकिता? सर तो बुरे लोग पता चाहे नहीं। तो इलीगली भी कर सकते हैं ना सर एग्रीमेंट। ठीक है। हाँ नहीं। अच्छा यहाँ पर क्या कहीं भी ये वर्ड यूज हुआ है लीगल या इलीगल? नो सर। नहीं सर। क्या कहीं भी लीगल या इलीगल वर्ड यूज हुआ है? कि कहीं भी ऐसा लिखा है कि No, एग्रीमेंट तभी होगा जब वो लीगल होगा? हमें तो नहीं दिख रहा। यहाँ तो कहीं ऐसा लिखा ही नहीं कि एग्रीमेंट हम तभी किसी को नहीं मानेंगे सर, जब वो एक्चुअली सर लीगल जो होगा। एग्रीमेंट होता है सर वो लीगली होता है सर। हाँ एग्रीमेंट जो है वो होता लीगल सर ये इलीगल होता सर। नहीं, एग्रीमेंट जो है वो लीगल इलीगल दोनों हो सकता है। एक बार हम तुम लोग को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ा दें फिर वापस से एग्रीमेंट पे आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या कह रही है? लीगली एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या है यहाँ पर? यू कैन फाइल केस अगेंस्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लीगल है। लीगल की डेफिनेशन यही बताई थी ना हमने, याद करो पहली क्लास अपनी। लीगल की डेफिनेशन क्या बताई थी? यस सर, कि वो यही तो बताई थी। यू एनफोर्सेबल कैन गो बाय टू कोर्ट। लॉ हो। इन द कोर्ट यू कैन इन द गो टू आईज ऑफ। कोर्ट। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो क्या हम इसको ऐसा लिखते हैं एग्रीमेंट प्लस लीगल इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट? यस लिख सकते हैं ना कि एग्रीमेंट व्हेन बिकम्स लीगल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एग्रीमेंट खुद में लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। हम उमेश से ड्रग्स लेने का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो लीगल भी हो सकता है इलीगल भी हो सकता है। मतलब अगर इलीगल भी है तब भी उसको हम एग्रीमेंट बोलेंगे, लेकिन क्या उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? हेलो, अगर हम उमेश से नो सर। ड्रग्स तुम लोग को तो ड्रग्स लीगल लगता है, पहली बात तो ड्रग्स इलीगल है, ठीक है। फिर सोचो कि हम उमेश से मर्डर करने का चलो कर रहे हैं, हम मर्डर करने का कह रहे हैं कि भाई तुम मर्डर करना इसका, ठीक है, तुम उज्जवल का मर्डर कर दो, हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे। तो ये लीगल हुआ, ये हाँ एग्रीमेंट सर। हुआ नहीं हुआ? एग्रीमेंट हुआ सर लेकिन इलीगल हुआ। एग्रीमेंट हुआ, ये इलीगल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नहीं हुआ। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इलीगल एग्रीमेंट हो सकता है मगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट A ऑफ set of प्रॉमिस promise फॉर्मिंग forming consideration। कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यहां पर ब्रैकेट में लिख लो लीगल ऑब्लिक इलीगल, ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख लो लीगल ऑब्लिक इलीगल। एवरी प्रॉमिस वन फर्स्ट पार्ट, every set of promise second part, forming consideration for each other third part। इसको ऐसे मार्क कर लो 1 2 3। कॉन्ट्रैक्ट में लिख लो एग्रीमेंट प्लस लीगल इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब वापस इधर आ जाओ, थर्ड डेफिनेशन जो हमारी है, ठीक है। ये हम जो 2A 2B 2E 2C ऐसे लिख रहे हैं, अगर ये किसी को ABC क्यों लिख रहे हैं नहीं समझ आ रहा है तो अभी के लिए इसको छोड़ दे, हम बता देंगे, धीरे से बताएंगे। अब एकदम से हम आज ऑलरेडी इतना हैवी चीज पढ़ा रहे हैं तो हम इसलिए नहीं बता रहे तुम लोग आज। 2E 2E में किसकी डेफिनेशन है? एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट को हमने कितने पार्ट में तोड़ा है? हेलो, पहला पार्ट, So 2 पहला पार्ट every promise and every set of promise। उसके बाद Promise। सेकंड में होगा forming consideration for each other। और इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एवरी प्रॉमिस एक रख लो और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, set of promise जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन
बन रही हैं, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस कैसे बनता है? ऑफर और एक्सेप्टेंस से, और कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए कैसे बन रहा है ये भी हमने समझा दिया। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर is known as an agreement. कोई डाउट एग्रीमेंट वाले में, या अभी तक जितना पढ़ा है? इसमें कोई डाउट हो पूछ लो, वरना इसको कॉपी में लिख लो। बोलते बोलते लिखना। एग्रीमेंट No, वाला sir. थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, इसमें क्या कुछ स्पेसिफिक चीज है या पूरा एक बार रिकॉल करा दें? ये एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। हाँ, ये कैसे बन रहा है ना ये? हाँ ये अच्छा, एक एग्रीमेंट की ये हमने जो इक्वेशन टाइप की एक बनाई थी वो क्या थी? ऑफर 1 ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 ऑफर 2 एक्सेप्टेंस 2 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2। ठीक है, अभी के लिए लीगल और वो छोड़ देते हैं। फिर ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1, ये क्या हो जाएगा? प्रॉमिस 1। ठीक है, प्रॉमिस 2 उधर वाला। प्रॉमिस 2। क्या अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें, क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं? सेट ऑफ प्रॉमिस। एवरी प्रॉमिस मतलब हाँ। एक प्रॉमिस, और दोनों कंबाइन कर दें तो बोल सकते हैं एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। एक एग्रीमेंट में सेट ऑफ प्रॉमिस होना चाहिए, तो वही यहाँ लिखा हुआ है एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, कि हमने दो प्रॉमिस को आपस में कंबाइन कर दिया है। यहाँ इसलिए लिखा हुआ है एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर कैसे? कि समझो पहला ऑफर है लैपटॉप का, दूसरा है आईफोन का। ठीक है, तो पहला प्रॉमिस किसका हो जाएगा? लैपटॉप का हो रहा है। ठीक है, दूसरा ऑफर और एक्सेप्टेंस हो रहा है आईफोन का, मतलब दूसरा प्रॉमिस किसका है? आईफोन का। तो प्रॉमिस 1 के लिए कंसिडरेशन क्या है? आईफोन मिलेगा उसको, और प्रॉमिस 2 के लिए क्या है कंसिडरेशन? उसको क्या मिल रहा है? लैपटॉप मिल रहा है। तो क्या दोनों एक दूसरे के लिए लैपटॉप। कंसिडरेशन का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे के कंसिडरेशन बन रहे हैं। यस सर। इसलिए हमने बोला हुआ है एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। क्लियर है? यस सर। यहाँ पर एग्रीमेंट के नीचे Yes. लिख लेना लीगल ऑब्लिक लीगल बोथ। फिर यहाँ 2H क्लॉज और सेक्शन नंबर याद करने की आसपास सर जरूरत लीगल नहीं। होगा सर, कुछ होगा ही नहीं सर उसके बाद। उस पर भी आएंगे अभी। अगर एग्रीमेंट इलीगल है तो वो क्या होता है? उस पर भी आएंगे यार। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट Sir, प्लस एग्रीमेंट प्लस लीगल। लीगल। तो उसका लिख सकते हैं एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल इन लॉ। एनफोर्सेबल इन लॉ को तुम ब्रैकेट में लिख लो लीगल। एग्रीमेंट प्लस लीगल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी, ऑलरेडी बहुत छोटी सी है, लेकिन स्टिल तुम किसी भी क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ऐड कर सकते हो, है ना? ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसको ऐड कर सकते हो। एग्रीमेंट की डेफिनेशन प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्यों नहीं कहता एग्रीमेंट की डेफिनेशन? यस सर। क्या है? यस सर नहीं, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन एग्रीमेंट की Every promise and every set of promises both forming consideration for each other is known as agreement. एग्रीमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लिख लो ऐसे, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल इन लॉ। पॉसिबल मतलब वो होता है ना सर लीगल एलिमेंट। क्या चीज? हाँ, एनफोर्सेबल मतलब कि वो आप जाके कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस लड़ सको। हमने अगर उससे मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हम केस नहीं लड़ सकते उसको, तो इसलिए उसको एग्रीमेंट बोलेंगे, मगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जिसपे आप कोर्ट में जाके केस लड़ सको। अगर आप कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ सकते तो वो
इलीगल है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे मर्डर का अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको हम जाके कोर्ट में लड़ ही नहीं सकते। उसने मर्डर नहीं किया मगर उसने 10 लाख रुपए हमसे ले लिया, मर्डर नहीं किया, तो हम उससे नहीं कर सकते, उससे केस थोड़ी लड़ सकते। कोर्ट ऑफ आइज ना सर। क्या इन द आईज ऑफ कोर्ट। हाँ ठीक है। और कोई डाउट? लीगल सर, ये सबकी डेफिनेशन याद करके आपको सुनानी थी ना सारी जो नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सारी। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रोमिसर क्या होता है? जो इंसान, हेलो, प्रोमिसर क्या होता है? जो इंसान प्रॉमिस, सर जो प्रपोजल देता है सर, जो ऑफर देता है और या प्रपोजल देता है। और प्रोमिसी कौन होता है? जो ऑफर उसे एक्सेप्ट करता है जो। एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर प्रोमिसर एंड प्रोमिसी की डेफिनेशन दी है। When the proposal is accepted, the person making the proposal is called promiser. Accepting the proposal is called promisee. ये तो हम ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं तुम लोग को। प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है, वही नीचे लिख लो। 2C प्रोमिसर, ब्रैकेट में लिख लो पर्सन मेकिंग प्रपोजल, कॉपी में लिख लो, और प्रोमिसी प्रोमिसी कौन होता है? पर्सन एक्सेप्टिंग प्रपोजल। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है? नो हो सर। रहा है। थोड़ी देर बस 10 मिनट और फिर खत्म कर देते हैं क्लास। ऐसे भी आज 8:20 तक अराउंड स्टार्ट होती है। वॉइड एग्रीमेंट। सर टुडे यू आर गोइंग फॉर वैक्सीनेशन। हाँ, टुडे आई एम गोइंग फॉर वैक्सीनेशन। विश मी सर लक। स्पुतनिक सर की नहीं, व्हिच वन सर? कोविशील्ड कुछ भी मिल कोविशील्ड। जाए। हाँ सर अवेलेबल हो गया सर? 2 मिनट के लिए अवेलेबल होता है। कल स्लॉट्स अवेलेबल थे 2 मिनट के लिए। मतलब ऐसा सीन था, हमने 4 या 5 बार ट्राई किया तब जाके मिला। बाहर ऐसा दिखाता है 250 स्लॉट, अंदर जाओ पूरा खत्म, एक स्लॉट नहीं अवेलेबल। 10 5 1 2। हाँ, अरे वो पता ही नहीं चलता। एक जहां पर दिख रहा वहां तो ट्राई भी नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली वो जा चुका है। जहां 200 दिख रहे थे वहां तो अंदर अवेलेबल नहीं था, बस अंदर जाके कैप्चा डालना होता है, उतनी देर में वो सारे 250 स्लॉट फुल हो जाता है। अरे बहुत बुरा हाल है वैक्सीन का। देखो आज चले जाएं, तबीयत ना खराब हो बस। सर अभी टाइम लगेगा सर, सर बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, अभी टाइम लगेगा। और अब जो दूसरी डोज मिल रही है वो पहले तो 1 महीने बाद हो जा रही थी, अब 3 महीने बाद मिलेगी। तो 3 महीने बाद कोविशील्ड दूसरी? हाँ, कोविशील्ड की दूसरी डोज 3 महीने बाद मिलेगी। पहले डोज नहीं लग पा रहा सर, दूसरा स्पुतनिक भी तो आया है सर। हाँ, स्पुतनिक भी आया है। वो लोग अरे मिल कहाँ रहा है मगर सब। हाँ, मिलता सिर्फ कोविशील्ड ही है। कोवैक्सीन उसका तो शायद बहुत से मुश्किल से पैसा पड़ेगा। अच्छा ऐसा नहीं, आई डोंट नो। कोवैक्सीन ही एक Yes, ऐसी sir. है जो कोवैक्सीन ही नहीं मिल रही है, स्पुतनिक तो हटा दो। तुम लोग तो कुछ हो गए 18+ से ऊपर। कल आई है सर। अगर तुम सर क्या? तुम लोग हो गए 18+ से ऊपर? यस अगर सर। हो, हाँ अगर हो तो लगवा लो तुम लोग भी अब। हाँ सर लगवाएंगे सर, अब अवेलेबल तो हो जाए सर। हाँ ये तो है यार, मार हो जा रही सर लगवाने। हाँ बहुत बुरा हाल है। सर हमें तो इंडिया में लगवाना पड़ेगा। वहां नहीं मिलेगा नेपाल में? अरे सर नेपाल है सर, चाइनीज माल आएगा। अच्छा ऐसा ही है। सर हो सकता है सर। सर यहाँ पे अभी है ही नहीं सर, 45 ईयर वालों को लग नहीं पाया सर, हम लोग को क्या लगाएंगे? अच्छा
चलो सर पड़ोसी दोस्त देश है ना सर। चलो हाँ कोई पड़ोस नहीं, नेबर है तुम्हारा, नहीं बताएंगे। ख्याल रखा। चलो वॉइड एग्रीमेंट, ठीक, कंसिडरेशन की डेफिनेशन छोड़ देते हैं। वॉइड एग्रीमेंट, किसी को और कुछ अपनी जिंदगी के बारे में पूछना है तो पूछ लो, अगर थक गए हो थोड़ी और बातें कुछ करनी हो तो। ये आज क्लास में कोई मजा भी नहीं हो सकता, बिल्कुल डेफिनेशन सी डेफिनेशन है। हाँ हाँ Void- मुझे पूछना है हाँ पूछो पूछो पूछो, सही है। जिंदगी के बारे में नहीं, पर ये बताइए कूपन के क्या करना होता है, बुक ऑर्डर करते हैं तो वो कूपन का क्या सीन है, मुझे कूपन नहीं आ पता। गया, कूपन आ गया था बस। मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और हाँ। कल कोड भी आया था उसका, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन, तो उसमें स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बताया था, और कूपन के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो बस कोई तो मेल वो आया है वहां सिद्धार्थ से? सर से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि आपसे पूछ लूं मैं। कोई मेल आया है तुम्हारे पास? मेल में आता है सर वो कूपन नंबर। हाँ वही। सर सब मेल जीमेल पे आता है सर, उसमें क्लिक करेंगे सर सीडीएस खुल जाएगा सर, उसमें अप्लाई करेंगे तुरंत सर, एड्रेस पूछेगा हो जाएगा। निकिता यस सर। मजा आया? तुम्हारे पास एक मेल जो आया है उसी में किस किस चीजों, एक मेल आया होगा बुक से रिलेटेड भी, क्या ऐसा कोई मेल आया है या? हाँ तो है। आया तो है, तो सीडीएस ऐसे मेल पे तुम क्लिक करना तो तुम्हारा सीडीएस की साइट खुल जाएगी। अच्छा ऐसे, वेलकम टू आई शेयर बोर्ड ऑफ ये और योर यूजर नेम पासवर्ड और ये सब बताया है, यू कैन नाउ ऑर्डर योर स्टडी मटेरियल। ये लाइन नहीं समझ में आई, द कूपन आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट ऑर्डर प्लेस्ड फॉर स्टडी मटेरियल एज अ पार्ट ऑफ कोर्स किट। ये नहीं अरे आया नहीं, समझ में, ये इसका क्या मतलब है? ये है, सुनो सुनो, जो सीडीएस इनकी वेबसाइट है जहाँ पर बुक्स अवेलेबल है, वहां पर बहुत सारी जर्नल्स, मतलब तुम्हारी इंस्टीट्यूट के ये जो स्टडी मटेरियल है इनके अलावा भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, जैसे रिवीजन टेक्स्ट पेपर होते हैं या फिर जर्नल होती है, मैगजीन होती है, सब होती हैं। तो तुम्हारा जो कूपन लगेगा वो इन सब पे नहीं लगेगा, जो तुम्हारी बुक्स है वो सिर्फ उसी पे लगेगा, समझे? मतलब जो तुम्हारी लॉ की बुक है, अच्छा। जो अकाउंट्स की बुक है, जो मैथ्स की बुक है और जो इकोनॉमिक्स की बुक है, सिर्फ जो तुम बुक्स मंगा सकते हो उस कूपन से। 7 तो बुक्स, 6 की 7, 5 की बुक्स मिलेंगे, ऐसे पूरी कुछ उसमें एक मिलेंगे। फाउंडेशन का फोल्डर होगा, या तो हमको बोल देना, हम कर देंगे तुम्हारा ऑर्डर, हमको मेल फॉरवर्ड कर देना, हम तुम्हारा ऑर्डर कर देंगे बुक्स। तुम लोगों ने बाकी दोनों ने ओके मंगा सर। लिया? बाकी दोनों ने मंगा लिया क्या? मतलब दोनों ऐसे आइडिया था दोनों को? सर हमने मंगा लिया ना सर। अच्छा तुमने मंगा लिया, बहुत बढ़िया। तो वो मेल हमको निकिता फॉरवर्ड कर देना, हम ऑर्डर कर देंगे अच्छे से, ठीक है? यस। चलो आप कब फ्री होते हैं? हम फ्री एज सच शाम को ऐसे होते हैं 6 बजे के बाद। तो तुम एक मेल करके मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पे, हम रीड नहीं करेंगे व्हाट्सएप का मैसेज, जब हम फ्री सर होंगे अपना तो सिर्फ ऑटोमेटिक। कोड बता देगी तो सर आपको तो हो जाएगा सर, कोड सिर्फ हाँ कोड से भी हो जाएगा, मेल फॉरवर्ड कर देना, डायरेक्टली लिंक चले सिर्फ जाएंगे। कोड बता, सिर्फ कोड पूछ लीजिएगा सर, सब सिर्फ हो उससे हो जाएगा। या सिर्फ कोड बता आप देना बस। अपने अपने तो वो अपने लिंक से कूपन भी का जाके भी कर वेट सकते हैं। करें? क्या चीज? वो कूपन का भी वेट करें आने का उसका मेल? कूपन उसी मेल सर में अभी सर होगा। कूपन ही नहीं आया है सर। नहीं उसी मेल में अटैच होता है ना कूपन तो। सर कुछ दिन बाद आता है सर, वो पता नहीं। इतनी जल्दी नहीं आता है। अच्छा ठीक है, एक दो बाकी हमको एक बार मेल फॉरवर्ड करना, हम बता देंगे, खुद ही समझ लेंगे मुझसे मेल से क्या लैंग्वेज लिखी है उसमें, ठीक है? सीए क्लियर की है? लैंग्वेज इतनी डिफरेंट क्यों होती है? अभी तो बहुत डिफरेंट पढ़ना है, अभी तो डिफरेंट पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अच्छा है ना ये तो पूरी। इंग्लिश से एकदम ही ऑपोजिट है। ये हाँ ये एक्ट की लैंग्वेज है। तो कौन तो सी लैंग्वेज है? यहाँ अच्छा तुम मेल की बात करो या जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हो? सब सर कुछ पढ़ ही रहे हैं मेल कुछ। भी ऐसे आता है। ये तो एक्ट है, देखो नहीं ये तो सर, एक्ट की लैंग्वेज है, तो ये बिल्कुल इंग्लिश नहीं होती है। ये धीरे धीरे, और जैसे तुम इंटर में अगर पढ़ोगे तो इंटर में हम लोग पढ़ना भी सिखाते हैं, कैसे एक्ट पढ़ा जाता है। अभी तो वो नहीं सिखा सकते कैसे एक्ट पढ़ना है, बहुत कुछ नया हो जाएगा। तो जब 11th यस मतलब इंटर में आओगे तो ये भी बताएंगे कैसे एक्ट तुम लोग पढ़ोगे, कि जब तुम लोग प्रैक्टिकली अपने सीए में सर, ये प्रैक्टिस करोगे एक्ट जॉब वाली पे। डेफिनेशंस हल्की टफ हो जाती हैं सर। हाँ पूरा एक्ट, मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन एज सच क्योंकि पहली बार लॉ ही पहली बार पढ़ रहा हो, जैसे अकाउंट्स पहली बार पढ़ा था ना, तो पहले कुछ लेक्चर्स में कठिन लगा यस होगा, सर, तो वही सेम चीज है। ये सर तुम्हें जो डिफरेंट पहली एलएलबी बार। में होती होंगी सर वही तो होंगी सर। क्या चीज? जो एलएलबी में डेफिनेशन होंगी सर वही तो होंगी। हाँ डेफिनेशन वही होंगी जो एलएलबी में होगी।
बस यहाँ कोर्स थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाता है, कठिन हो जाता है, थोड़ा हैवी ज्यादा हो जाता है। आज सच कुछ नहीं है, फाउंडेशन में तुम सबको रैंक लानी है, ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर यस अंदर। सर, हम ट्राई करेंगे। आप मदद करिए सर। बिल्कुल, हम मेरी तरफ से पूरा वो है, तुम लोग कोशिश करो, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सर क्योंकि अभी टाइम बहुत है सर हम लोग के हाँ, पास। अभी टाइम बहुत है, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। चलो, और एक दो डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। वॉइड एग्रीमेंट लिखा है। वॉइड मतलब क्या होता है? एक मिनट सर, वॉइड मतलब कुछ उल्टा ही होता है सर, हमको लग रहा है। हाँ, इलीगल। इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। डेफिनेशन देखो यही तो है। वॉइड एग्रीमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन, इलीगल एग्रीमेंट, an agreement not enforceable by law is said to be वॉइड। void. is said to be void. voidable अलग होता है, voidable पे भी मत जाओ। an agreement not enforceable by law is said to be void. तो void agreement क्या होता है? illegal agreement. कॉपी में लिख लो, इलीगल void एग्रीमेंट। void agreement is equal to illegal agreement. कॉपी में लिख लो, फिर बुक में भी लिख सकते हो, छोटा सा चीज। बुक में लिख लिए सर। ठीक है, चलो, ये जो लाइन है इसको अभी के लिए इग्नोर करो। एक मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ, लिख लो। कॉपी पे भी लिखना है, सब सारी डेफिनेशन वहीं लिख रहा हो तो लिख लो। यस सर। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट मतलब इलीगल एग्रीमेंट। ये वाला जो सेकंड पार्ट है इसका अभी के लिए 1 मिनट के लिए इग्नोर करो, और तुम लोग आते हो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बिना पढ़े बताओ क्या डिफरेंस हो सकता है? कोई पढ़े या नहीं डिफरेंशन? वो सोच सकते हो क्या होगा? सर इलीगल होगा सर, वॉइड वॉइड एग्रीमेंट एग्रीमेंट में इलीगल होगा और हम्म। वॉइडेबल में लीगल हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा लीगल होता है। अच्छा, पहली बात तो ये वॉइडेबल नहीं पूछ रहे हैं, वॉइडेबल अलग हो जाता है, हम इसकी बात कर रहे हैं लास्ट डेफिनेशन का। सर वॉइड मतलब ही इलीगल होता है, तो सर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड मतलब ही इलीगल होता है, ठीक है, वॉइड मतलब ही इलीगल होता है। तो लेकिन लीगल होगा सर। क्या कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो सकता है? तुम बोल नो रहे हो सर। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इलीगल है ना? सर सर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। तो वॉइड तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं हो सकता। तो वो क्या होता है, क्या है फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? क्या लगता है क्या होगा? सोचो सोचो, वॉइड एग्रीमेंट तो ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट इलीगल हो सकते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? पता नहीं। कोई आइडिया किसी को? सर लिखा है यहाँ पे कुछ, becomes void when it ceases to be enforced, मतलब जो एनफोर्स ना हो सकता है लॉ में उसको void कहते हैं। जो तो एनफोर्स मतलब नहीं गए उसके लिए लेकिन हुआ नहीं। एनफोर्स जो नहीं हो सकता है वो तो इलीगल होता है, और कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो नहीं सकता। तो वॉइड एग्रीमेंट तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या फिर? आओ पढ़ते हैं। सर आप बता दीजिए सर। एक एग्जांपल लेते हैं, समझो कि बिहार में अल्कोहल बैन है, एज्यूम करते हैं अल्कोहल बैन हो गई। यस सर, बंद है तो ब्लैक में बिकता है सर। ठीक है, फिर अल्कोहल बिहार में बैन हो गई। कब बैन हुई? हम लोग लेके चलते हैं 31 अगस्त 2019। ठीक है, नीतीश की सरकार में। कौन सरकार में? हाँ नीतीश। हाँ, चलो, और ये है ये। अच्छा, हमने जो अपना एग्रीमेंट किया था वो 1/4/2019 को किया था। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया था टू बाय
और ए ने बी के साथ एग्रीमेंट टू बाय 20 तो बहुत कम हो गया यार, 20,000 लीटर्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया था कि हम भाई 20,000 लीटर अल्कोहल की लेंगे तुमसे। अच्छा, क्या 1/4/2019 को ये लीगल एग्रीमेंट है या इलीगल एग्रीमेंट है? सर इस समय तो ये Illegal, सर ये sir. लीगल ही है सर। लीगल है, अभी तो बैन हुई नहीं है अल्कोहल, अभी ये पूरा लीगल एग्रीमेंट है। सर इस No, sir. नो सर बोला किसी ने शायद। अगर ये बैन नहीं हुई तो सर अभी नहीं बैन हुई है ना सर, 4 तक तो लीगल है सर। क्या 1/4/2019 को 1 अप्रैल 2019 को बैन हुई है? नहीं, ये बैन कब हुई है? 31 अगस्त sir. को। क्या 1/4/2019 Yes, को हमको sir. पता भी नहीं था कि 31 अगस्त को बैन होगी? उसने तो बस कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि 20,000 No, लीटर ऑफ अल्कोहल का एग्रीमेंट कर रहा है। तो ये लीगल है सर। 20 को क्या हुआ, सॉरी 1 अप्रैल को क्या हुआ? लीगल हुआ। लीगल एग्रीमेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है yes sir. यस सर। है ना? ये कॉन्ट्रैक्ट है। यहां से लेकर 31 अगस्त तक क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? क्या इसमें किसी को दिक्कत है? अभी तक के Yes, एग्जाम्पल sir. में कोई दिक्कत? निकिता कोई दिक्कत अभी तक के एग्जाम्पल में? नो सर। क्या बताया हमने अभी तक? सर फर्स्ट को हमने एग्रीमेंट करा, ए ने बी से एग्रीमेंट करा कि वो 20,000 लीटर अल्कोहल उससे लेगा, तो ठीक है। वो लीगल एग्रीमेंट हुआ क्योंकि 31 से पहले वो बैन नहीं हुआ था। नहीं हुआ था तो लीगल है। लीगल है मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, ये एग्रीमेंट जो था, इसमें एक चीज हम लिखना भूल गए, ये कितने साल का एग्रीमेंट था? ये था 1 साल तक का एग्रीमेंट था। ठीक है, 1 साल तक का एग्रीमेंट था। तो एग्रीमेंट 31 अगस्त से लेकर यहां तक भी चल रहा था। ठीक है, 1 अप्रैल को उसने 1 साल का एग्रीमेंट किया, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का किया, 12 महीने का। 31 अगस्त के बाद क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रहा? सर void contract बन गया। बैन हो गया सर। अब ये क्या हो गया? Void इलीगल हो गया। contract. इलीगल हो गया तो ये क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। Illegal. Yes, sir. void contract. ठीक है, वापस से आते हैं, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? अभी तो हमने ये तो बताया नहीं है। अभी तो हमने बस ये बताया कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, कि पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगल था, मगर इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कुछ ऐसा लॉ आया, कुछ ऐसा रेगुलेशन आया कि वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट किसमें बदल गया? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में लीगल होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा कॉन्ट्रैक्ट। अगर स्टार्टिंग में ही लीगल ना होता तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही ना, मगर वो स्टार्टिंग में 1 अप्रैल में अपने एग्जांपल में लीगल था, इसलिए उसका नाम पड़ा कॉन्ट्रैक्ट। मगर 31 अगस्त में आके वो क्या हो गया? 31 अगस्त के बाद इलीगल हो गया, क्योंकि अल्कोहल बैन हो गई। इस वजह से 31 अगस्त के बाद वो क्या हो गया? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हम क्या कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? वापस से सर वॉइड एग्रीमेंट होते ही है, ये इलीगल illegally होगा एग्रीमेंट, सर ये। बट वॉइड एग्रीमेंट वो सर होता है, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं तो सर ये लीगली होगा सर। वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो कि स्टार्टिंग से ही इलीगल है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो इलीगल है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है yes. जो कि इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इलीगल बना है, जो कि पहले लीगल था फिर इलीगल हुआ। अगर ये सेम एग्रीमेंट 1 सितंबर को होता, ये सेम एग्रीमेंट 1 अप्रैल को ना होकर 1 अप्रैल को होता, तो ये क्या होता? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता या वॉइड एग्रीमेंट होता? agreement. वॉइड Void एग्रीमेंट agreement. होता, क्योंकि जिस दिन ये एग्रीमेंट बन रहा है, जिस दिन ये एग्रीमेंट बन रहा है उसी दिन वो इलीगल है। तो क्योंकि जिस दिन ये एग्रीमेंट अपना एक तरह से जन्म ले रहा है उसी दिन वो इलीगल है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं पाया। तो इसलिए ये उसी दिन से क्या हो गया? वॉइड एग्रीमेंट हो गया, और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। बेसिकली क्या इससे हम समझे? वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो कि स्टार्टिंग से इलीगल होता है,
ठीक है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि स्टार्टिंग में लीगल होता है, फिर बाद में आके इलीगल बन जाता है ड्यू टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वापस से तुम्हारी जो हमने एक लाइन स्किप कराई थी वॉइड एग्रीमेंट में आके पढ़े, तो क्या लिखा हुआ है? A void agreement is not enforceable from the very beginning. From the very beginning. और ऐसा एग्रीमेंट जो कि स्टार्टिंग से ही एनफोर्सेबल इन लॉ नहीं है, इलीगल है, उसको हम क्या कहते हैं? void ab initio. void ab initio मतलब illegal since the beginning. void ab initio illegal since the beginning. ये लॉ के तो कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो इसको तुम लोग डिक्शनरी में मत खोजने लगना, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। void ab सर initio जो का मतलब होता है, सर जो वाइड एग्रीमेंट सर हाँ 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 बोलो बोलो। सर जो वाइड एग्रीमेंट होता है वो सर स्टार्टिंग ही से वेरी ऑफ बिगिनिंग से वो लीगल होता है ना सर, वो स्टार्टिंग से ही इलीगल होता है, इलीगल। इलीगल होता है स्टार्टिंग से, लीगल हो गया तब थोड़ी ना। वाइड एग्रीमेंट जो होता है वो स्टार्टिंग से ही इलीगल होता है, नॉट एनफोर्सेबल लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? नॉट एनफोर्सेबल। समझे? तो वाइड अब इनिशियो क्या गया, ऐसे लिख लो, इलीगल सिंस द बिगिनिंग। ठीक है, और वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law. ceases मतलब stops, जो कि आगे जाके क्या हो रहा है? इलीगल होना खत्म हो रहा है, जो लीगल होना बंद हो जा रहा है, मतलब इलीगल हो जा रहा है, बिकम्स वाइड। वो कब वाइड बनेगा? कब से वाइड बनता है? एक हमारे एग्जांपल में 31 अगस्त के बाद से बन रहा है, मतलब जिस दिन से वो इलीगल बन रहा है उस दिन से उसको हम क्या बोलते हैं? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कि पहले लीगल होता है मगर फिर इलीगल होता है। यहां पर ये नंबर लाइन जो हमने बनाई थी, ये सब लोग अपनी कॉपी में बनाओ, और इसमें हम एक दो चीजें और ऐड कर रहे हैं। ये नंबर लाइन सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाओगे। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता पहले लीगल, पहले से लीगल होता बाद में लीगल हो जाए। वाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पहले लीगल होता है बाद में इलीगल हो जाता है। वाइड एग्रीमेंट मतलब जो स्टार्टिंग से ही इलीगल होता है। पहले इतना नंबर लाइन बना लेना, फिर उसके नीचे ऐसे लिखना, सपोज इन द अबव एग्जांपल। लिख लो, अच्छा पहले इतना लिख लो। अगर 1 सितंबर को होता यही एग्रीमेंट तो उसको हम क्या कहते हैं? वाइड एग्रीमेंट। ये जब बना लेना सब लोग तो एक हमको आइडिया दे देना। सब बना लिया है। सबने बना लिया? सर एक मिनट रुक जाइए सर। हाँ
समझ में आया सबको ये वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस? ये लिख लेना Yes, सब लोग, sir. ये लिख लेना, ये लिखा समझ में आया ये हमने क्या लिखा है? किसी को कहीं भी कुछ डाउट हो पूछ लो, ये लिख लेना। ठीक है, तो जहां तुम लोगों ने हमने बोला था वॉइड एग्रीमेंट कॉपी में लिख लो, वहां ये चीज ऐड कर लो या फिर नीचे अलग से लिख लो। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? इलीगल सिंस द बिगनिंग। void contract it was it was not illegal when it was made, but became illegal in the due course of time। क्लियर है? क्या ये स्टार्टिंग से इलीगल था? नहीं, लेकिन ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में क्या होगा? इलीगल बन गया। क्लियर है? इस चीज को तुम लोग अभी लिख Yes. लेना, हमको एक बार पूरा सा पहले रिवाइज करा दो, पूरा क्या क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है आज। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन। प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन कौन रिवाइज करेगा? उज्जवल से स्टार्ट करते हैं, नीचे से। उज्जवल, प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन सब लोग अपने मन में सोचो, बाकी दोनों लोग बिना कॉपी पलटे। प्रपोजल की डेफिनेशन ये है सर, हाँ, 4 पार्ट में डिवाइडेड था, याद करो 4 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला पार्ट क्या था? 2 लोग होने चाहिए, याद आया? when one person sacrifice to another, when one person signifies to another। दूसरा, is willing to do or ascertain obtaining the asset of the other, his that willingness he to make a do, proposal। हाँ, his willingness to do or not to do something, या फिर abstain from doing anything। तीसरा क्या था? obtaining the assets with of a the view to, other। हाँ, to obtain the assent of the other is known as proposal। ठीक है, next उमेश, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? प्रॉमिस। प्रॉमिस की प्रॉमिस में 2 डेफिनेशन इंक्लूडेड थी। पहली एक्सेप्टेंस की बताओगे 3 पार्ट में, फिर आखिरी में प्रॉमिस की। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? जब प्रॉमिसी हाँ करता है तो Sir, उसको क्या कहते हैं? when the Acceptance। person whom the proposal is Right। offered हाँ, gives his assent, हाँ, the offer is said to be accepted, or the proposal when accepted is called promise। ठीक है, बीच में बस और नहीं आएगा, बस इतना आ जाएगा कि when a person to whom the offer is made signifies his assent, it is known to be accepted, and when the offer is accepted, it is when the proposal is accepted, it is known as promise। ठीक है, निकिता नेक्स्ट। Yes, sir. and next definition, कौन सी? agreement। Agreement, when every promise and other set of promises forming consideration of each other is known as agreement। बहुत बढ़िया। every promise or set of promise forming consideration for each other is known as agreement। contract। Yes, sir. contract की definition, So accepted proposal plus legality, Welcome। I mean enforceable by law। agreement plus enforceable by law। अब तीनों लोग एक साथ बोल सकते हो। promiser कौन होता है? The person who promiser। is making the proposal। who's making the proposal। promisee, Yes। अच्छा मेरे सामने ही लिखा हुआ है, So Who who's is Promise। accepting accepting the it? proposal? accepting the proposal। और फिर तुम्हारा void agreement, Which is illegal since So the void beginning। agreement is starting is illegal from starting। ठीक है, illegal agreement। an agreement not enforceable by
law is called void. फिर नेक्स्ट लाइन तुम ऐड कर सकते हो, a void agreement is not enforceable since the beginning. बस तुम लोगों को लीगल इलीगल की जगह वर्ड क्यों यूज करना है? अगर लीगल लिखा है तो तुम लोग जब आंसर लिखोगे तो क्या यूज करोगे वर्ड? एनफोर्सेबल बाय लॉ। और जब तुम्हारे मन में इलीगल चल रहा है तो क्या लिखोगे? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब लीगल इलीगल डायरेक्टली ना यूज करके हम लोगों ने लीगल को क्या पलट दिया है? एनफोर्सेबल बाय लॉ, और इलीगल को बड़ा फिर करके से लिख दिया है। बताइए, फिर से बताइए। जैसे तुम लोग जब मन में सोच रहे हो ना लीगल या इलीगल, तो एग्जाम में जब आंसर लिखोगे तो हाँ। लीगल इलीगल मत लिखना। लीगल को क्या लिखोगे? एनफोर्सेबल बाय लॉ। इलीगल को क्या लिखोगे? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। यही तुमने पढ़ा है ना, लीगल इज इक्वल टू एनफोर्सेबल बाय लॉ। इन्होंने बेसिकली बड़ा कर दिया है। ठीक है, कह रहे थे इतना छोटा काम हम नहीं करेंगे, हम बड़ा बड़ा करेंगे। और जिसको लिखना हो चीज, अगर कॉपी में लिखना हो तो लिख दो, इलीगल इज इक्वल टू नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो मन में अगर तुम्हारे लीगल चल रहा है तो उसको किस तरह से लिखोगे? एनफोर्सेबल बाय लॉ। और इलीगल चल रहा है तो किस तरह से लिखोगे? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन? So if first it is enforceable by law, and when the time passes, due to some change in rules and regulation, rules and law, it becomes not enforceable by law. ठीक है, हाँ। इसकी यही सर डेफिनेशन हम लोगों ने बुक से नहीं याद करी है। बुक से क्या याद है कि अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। सीजेस मतलब स्टॉप्स टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। उसको वॉइड कब कहते हैं? व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ठीक है, अभी क्या है तुम लोग का, अब तुम्हारा Yes, दिमाग sir. पूरा बोल चुका है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉपी में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी में हम नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे। अपनी जो ब्रेक करके हम लोग लिखते हैं उस तरह से अभी लिखवाएंगे। तुम लोग का दिमाग पूरा बोल चुका है, कुछ नहीं समझ आएगा, फायदा नहीं है। तो बाकी जितनी डेफिनेशंस Yes, हैं, sir. ठीक है, पहली प्रपोजल, दूसरी प्रॉमिस, बाउंस हो जाएगा सर। तीसरी क्या चीज? एग्रीमेंट, चौथा कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, सिक्स्थ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अभी छोड़ देना। यहां तक तुम लोग कितनी बार? पांच बार हर डेफिनेशन को 5 बार लिखोगे बिना बुक में देखे। पहले याद करोगे, फिर 5 टाइम्स ईच डेफिनेशन Okay, sir. कॉपी में। Okay, sir. और हमको इसकी फोटोज चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वीडियो ऑन करके पूछेंगे Okay, भी, sir. तो सच सच कहना। ठीक है, चलो बस करें ना तुम लोग अब। Okay, sir. चलो, कोई डाउट हो तो ना व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। Bye bye, sir. बाय। बाकी तुम लोग की अकाउंट्स क्लास 10:15 पे स्टार्ट होगी। Okay, sir. Bye bye. थैंक यू सर।